हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक एजुकेशन। और मैं हूं बीनू पाठक और मैं आज पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है और सेकंड है वो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो हमें पहले लीनियर ही पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हम देख लेते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन तो क्या होता है वो? क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब इसको लीनियर ही क्यों बोला हमने, है ना? लीनियर ही क्यों बोला, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं बोला, क्यूबिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है आपका, लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर या डिग्री हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, डिग्री क्या होगी? 1 होगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैंने इसी को लिखा कैसे, 5x प्लस 2y माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये माइनस मैं उस साइड ले गई, तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। हमें क्या देखना है कि वेरिएबल तो होना चाहिए, है ना? तो इसमें हमारे पास दो तीन चीजें आई। क्या क्या? तो देखिए, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और कोफिशिएंट। कौन कौन सी? वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है हमारा? ए और बी, ये क्या है हमारा? कोफिशिएंट है। ठीक है, ए एंड बी इज अ कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, अब एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? एक्स और वाई इज द वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल। उसके बाद जो सी पार्ट है, ये जो सी है ये क्या है हमारा? कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसमें क्या क्या होता है? ए और बी। ए और बी क्या है हमारी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है। या हम बोल सकते हैं कि ए और बी ऑलवेज बी रियल नंबर। ठीक है, ऑलवेज क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर में क्यों? मान लीजिए मैंने यहाँ पे √5 लिख दिया, तो वो भी हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, चलिए, तो एक्स और वाई क्या है हमारा? वेरिएबल, और सी क्या है हमारा? कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो हो गई सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात, बट हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यही तो था। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? पेयर मतलब दो इक्वेशन होंगी, दो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो मान लीजिए कि मैंने दो इक्वेशन लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशन तो सेम लग रहा है, कुछ तो डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस बनाने के लिए हमने क्या ले लिया? a1x प्लस b1y और c1 इक्वल्स टू 0। सेम यहाँ पे a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब इसी को हमने पेयर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में x और y क्या है? सेम है। मतलब तभी हम ये दो इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे जब उन दोनों में वेरिएबल्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। मतलब एक्स और वाई, पी और क्यू तो पी और क्यू। ठीक है, यू और वी तो यू और वी। आए बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर का तो पता चल गया। इक्वेशन अभी बताया यहाँ पे। इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, आप बता सकते हो मुझे पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? नहीं बता सकते या बता सकते हो? बताओ जल्दी से। ठीक है, किसमें? अभी अभी मैंने पूछा क्या? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आगे तो हमारे पास जगह नहीं होगी। इक्वेशंस और पॉलिनोमियल में डिफरेंस तो अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो वैसे तो आप 9th में भी पढ़ चुके होते हैं, बट वो कई सारे टीचर नहीं बताते। कोई नहीं, मैं बताती हूँ आपको। चलिए, तो देखिए, अगर कोई जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखी है x प्लस 2। ठीक है,
सिर्फ ये लिखा है, तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। अभी डिफरेंस देखना, ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं x + 2 = 0, तो ये क्या है हमारा इक्वेशन है। कैसे पता चला? तो देखिए पॉलिनोमियल में सिर्फ वन साइड होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी आप बोल सकते हो, उसके साइड में जीरो नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन हम तब बोलते हैं या समीकरण हम तब बोलते हैं जब एक इक्वेशन में दो साइड होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो साइड हो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। पता चल गया। पॉलिनोमियल अगर मैं ऐसे ही लिख देती तो पॉलिनोमियल होता, अगर मैंने जीरो डाल दिया तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब समझ में आया? इक्वेशन तो हमें लिखनी ही है, ठीक है। अब क्या था? इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स अभी पता चल गया आपको कि क्या है? एक्स और वाई। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, एम एन पी क्यू यू वी, बट दो होना चाहिए, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया है कि चैप्टर का असली मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, आई बात समझ में? चलिए तो आगे देख लेते हैं। अभी अभी मैंने जो बताया वही है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन जो है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? यही अभी अभी बताया, ax + by + c = 0 एंड टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही है, तो वो क्या हो जाएगा? a1x + b1y + c = 0 और दूसरी इक्वेशन ये, तो ये क्या हो जाएगी? दोनों हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो चलिए अब इन दोनों को प्रूव करने के, इन दोनों को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। क्या? मेथड ऑफ सॉल्व द, क्या है? मेथड ऑफ सॉल्व द इक्वेशंस। हाउ टू? तो दो तरीके से, कैसे? ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली बोलो, बात बराबर है, और एल्जेब्रिकली, दो तरीके से हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकली कैसे? तो मान लीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमेशा जो ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो हमेशा क्या बनाएगी? एक लाइन बनाएगी। क्या बनाती है? लाइन बनाती है। अब पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो लाइन बनाएगी। अब मान लीजिए मैंने दो लाइन ड्रॉ कर ली, तो या तो ये कट करेगी दोनों लाइन, या तो क्या करेगी? एक ही लाइन पे दोनों लाइन प्लॉट हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगा? पैरेलल होगी, या मतलब कभी टच नहीं करेगी, ठीक है। मतलब या तो स्क्यू लाइन से होगी। स्क्यू लाइंस क्या होता है? स्क्यू मतलब जो कट कर जाए, है ना, आगे जाके। स्क्यू, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, तीन ही हो सकते हैं ग्राफिकली में। ओके, डन। या ज्योमेट्रिकली, बात बराबर है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली। बात में समझ में आ गई कि अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दोनों लीनियर इक्वेशन को, तो क्या आएगा हमेशा? तीन सिचुएशन बनेगी। कौन कौन सी? या तो दोनों लाइन कट करेगी, या तो क्या होगी? कोइंसिडेंस होगी। कोइंसिडेंस मतलब एक ही लाइन पे कोइंसाइड करेगी, एक ही लाइन पे दोनों लाइन, ठीक है। या तो क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। अब एल्जेब्रिकली में देख लेते हैं। एल्जेब्रिकली में भी अलग अलग मेथड है, तो वो मैं अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे मेथड होते हैं। ओके, तो चलिए, जो ग्राफिकली था अभी अभी बताया मैंने, तीन सिचुएशन उसमें बनती है। क्या? या तो दोनों लाइन कट करेंगी, या दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक रहेंगी, या तो दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी? ठीक है, तो हमारा जो हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म था वो हम लिख लेते हैं। तो क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी दोनों लाइंस की। तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, a1/a2 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा अगर b1/b2 के, तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। न्याय समझ? चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास इक्वेशन है 5x + 10y = 8, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है 7x + 2y = 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कट होना चाहिए था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कट का मतलब, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों लाइन एक जगह कट करेंगी। ओके, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? ये दोनों नहीं इक्वल होना चाहिए, तो 5/7 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2, नॉट इक्वल है ना,
5 के इक्वल है। तो ये 5/7 क्या है हमारा A1 A2 और ये क्या है B1 B2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पता चल गया। अब इंटरसेक्टिंग में ये तो एक इंटरसेक्टिंग हो गई, उसके बाद ये हमेशा क्या सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। क्या देगी, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हो आप, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे जो हमारी दो लाइन कट करेगी। ओके, इसी को हम बोल देते हैं क्या, कंसिस्टेंट। क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये दोनों लाइन हमेशा क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन आ जाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जिसका कभी सॉल्यूशन ही नहीं आता, है ना, जैसे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के कभी भी सॉल्यूशन नहीं आ सकते क्योंकि ये कभी मीट ही नहीं करेंगे, डजंट मीट ईच अदर। ठीक है, चलिए तो दूसरा, पहला समझ में आ गया। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है और इंटरसेक्टिंग में क्या हो जाएगा, तीन चीजें। अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा तो क्या हो जाएगी, या एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, दूसरी यूनिक सोल्यूशन होगा और तीसरा कंसिस्टेंट होगी। तीनों चीज याद हो गई। तीसरी जो दूसरी बात है आप देख लेते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब होगी, जब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और इक्वल होगा C1/C2 के। तीनों ही कंडीशन इक्वल होगी तो क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या हो जाती है, जो एक ही के ऊपर कोइंसाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो हम देखिए, अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए कि x + y = 2 एंड मैंने ले लिया 2x + 2y = 4, तो आप देखेंगे कि तीनों की तीनों सिचुएशन इक्वल है। कैसे कि A1/A2 अगर मैं यहाँ से लूँ तो A1 क्या है हमारा 1 और A2 क्या है हमारा, A2 क्या है 2, 1/2 यहाँ से आ रहा है। फिर y/2y जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1/B2 यानी 1/2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1/C2 यानी 2/4, 2/4 मतलब 1/2। ओके, मतलब तीनों सिचुएशन इक्वल है, तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो वो दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर कट करेगी, मतलब कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। x की वैल्यू आप रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होगा। दूसरा, ये भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्यों होंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हमारी जो वैल्यूज आ रही है ना, वैल्यूज x और y की वैल्यूज आ रही हैं, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम कर लेते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होती है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, मतलब क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। और आप इससे भी याद कर सकते हैं, जब दोनों लाइन कट ही नहीं कर रही एक दूसरे को तो कोई भी सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही सेकंड जो है, सेकंड क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। मतलब जब सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे। तो आ जाता है एक नंबर में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कभी भी याद रखना कि जो भी पैरेलल लाइंस होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी और जो अदर बचे जिसका सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पैरेलल लाइन की सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। तो फर्स्टली क्या था हमारा, इंटरसेक्टिंग, जो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सेकेंड क्या था हमारा, कोइंसिडेंट, जिसमें तीनों इक्वल होते हैं। और थर्ड क्या था हमारा, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। ये तीनों सिचुएशन आपको याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन बनता है तो एक नंबर का जरूर आता है पेपर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ग्राफिकली में हमने समझा कि तीन चीज़ें होती हैं। ग्राफिकल जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एल्जेब्रिकली अब देख लेते हैं। एल्जेब्रिकली में क्या होगा, एल्जेब्रिकली में देखो तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए कि दो इक्वेशन है मेरे पास, x + y = 4 एंड x - y =
2, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूंगी, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब पुट कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, एलिमिनेशन मेथड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक में क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट किया, और दूसरे में क्या किया, एलिमिनेट किया दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बन जाता है A1 A2 B1 B2, ये मैं बताऊंगी आपको, C1 C2। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो A1 B2 A2 B1, ये सारी सिचुएशन बनेगी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बकाव वाली सिचुएशन आएगी और इससे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रूव करना होगा। आई बात समझ में। तो ग्राफिकली में 3 चीजें थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, एंड एल्जेब्रिकली में भी 3 मेथड हो गए, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जिसमें आप किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अभी मान लीजिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास 2 इक्वेशन है, x + y = 4 एंड x - y = 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं ना, 8 ले लेते हैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 8 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो 2 इक्वेशन है मेरे पास, तो देखिए पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूँगी और दूसरा इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने पहले क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया, तो क्या आएगा, x + y = 8 था। यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू क्या आ गई, 8, और ये y उधर जाएगा तो -y, ठीक है। x की वैल्यू जो आई मैंने क्या किया, उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। सब्स्टिट्यूट, ये आप लिखेंगे तो बहुत इजी रहेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह मुझे क्या रखना है, 8 - y रखना है, और -y एज इट इज था, देखिए इस इक्वेशन में रखा, = 2, क्या आ गया, 8 - y कितना आ गया, -y यानी -2y = 2, एंड यहाँ से क्या आ गया मेरा, -8 = 2 + 2y, और 2 इधर लेके जाऊंगी तो 2y = कितना आ गया, 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आई। तो y की वैल्यू आ गई, अब मैं क्या करूँगी, इसको x में पुट कर दूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन x, तो क्या हो जाएगा, x = 8 - 3, ठीक है, और 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 - 3 is 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ओके, आई बात समझ में। इसको क्या बोलेंगे हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आप पुट भी लिख सकते थे, बट मैंने सब्स्टिट्यूट लिखा क्योंकि मुझे डिफरेंस बताना था सब्स्टिट्यूशन मेथड में और भी सारे मेथड्स में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने समझा अभी,